बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका बराह रास्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, होती हैं, और पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से असर नौ मुरतब करने के हवाले से कल एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर के ऊपर वाक़ वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद की गई। बहुत गहमा गहमी रही, थ्रिल रहा और बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन भी रही। तमाम सियासी जमातें ऑलमोस्ट सिवाय बलूचिस्तान की 2 जमातों के और कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो कि थी सिंध से, उनको नहीं बुलाया गया। एक पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने बायकॉट किया। एनीवेज, ये सारी जो कार्रवाई हुई यहाँ पे, उसके बाद एक मुतफ़िका मुसव्वदा भी मंजूर किया गया। उसके चंद नुकात मैं आपके गोश गुजार करूँगी और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे इस पूरी सिचुएशन का कि कितनी कारआमद, कितनी मौजू, कितनी अमल दरामद के लायक कॉन्फ्रेंस कल की हुई है। हमने जो देखा उसमें अहम नुक्ता ये था कि पाकिस्तान कबायली इलाकों में अपने लोगों से अमन मुज़ाकरात का आगाज़ करे और इसके लिए मौजू तरीक़ाकार अपनाया जाए। पाकिस्तान मुकम्मल खुद इन्हिसारी को बढ़ावा दे सकता है। तिजारत ना के इमदाद यानी ट्रेड नॉट एड को वाज़े तौर पर हमारा अगला लाए अमल होना चाहिए। हमें मईशत और टैक्स इस्लाहात के साथ साथ मकामी वसाइल को बुरुएकार लाने और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो देना चाहिए। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम की तरवीज के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन के ऐन मुताबिक अपनी कोशिशें जारी रखेगा। कौमी सलामती पर पार्लियामेंट की पास की हुई पहले की तमाम मुत्तफ़िका करारदादों और पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद होना चाहिए। वो क्या कहती है करारदाद जो कि इससे पहले हुई थी, पास हुई थी? 14 नुकात थे और उसके बाद फिर जो सानिया 2 मई था उसके बाद भी एक करारदाद आई थी। दोनों का ये कहना था कि अपनी सरजमीन को गैर मुल्कियों के लिए उनके इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और कैटेगोरिकली इसका जो पॉइंट 5 था, जो पहली करारदाद थी, उसमें कहा गया द पाकिस्तान टेरिटरी शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ अटैक्स ऑन अदर कंट्रीज एंड ऑल फॉरेन फाइटर्स इफ फाउंड शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर सॉइल। ये बहुत कैटेगोरिकली कहा गया था कि हमारी ज़मीन पर अगर दहशतगर्द मिले तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये पार्लियामेंट की करारदाद थी जिसने कल ये कहा था। पार्लियामेंट की करारदाद उसके बाद रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई और उसके बाद जो मामलात हुए वो आपके सामने हैं। अब कल के बाद क्या पॉलिसियाँ पार्लियामेंट के अंदर बनेगी? क्या मशवरे सियासी क़यादत से लिए जाएंगे? क्या ये सारे इंतज़ाम इंसराम, अमेरिका से ताल्लुकात, कितनी एड, कहाँ की एड, कैसी एड, अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात और बाकी बहुत सारे मसले, क्या उस पर सियासी लीडरशिप को हमेशा ऑन बोर्ड रखा जाएगा? फैसला ये नहीं होना चाहिए था कि हमारी गलतियाँ क्या थीं और क्या हैं? क्या हमें अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए? ये वो सारे सवाल हैं जो कि हम आपके सामने उठाएंगे। मियां नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, उन्होंने भी कुछ मुतालबे रखे और एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात दोबारा से की। इसके अलावा माइक मलन भी कुछ आज शर्मिंदा नजर आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की मदद ज़रूरी है। ये बहुत सी तफसीलात जो कि हम बात करेंगे, खित्ते की शक्ल हैयत क्या होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। मैं बहुत खुश आमदीद कहती हूँ जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो कि हमारे साथ मुल्तान में मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप और साबिक वजीर खारजा। हमारे साथ कराची में मौजूद है जनाब रज़ा हारून साहब, बहुत गहरी निगाह रखते हैं आलमी ताल्लुकात पे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर हैं राब्ता कमेटी के। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। यहाँ पे मेरे साथ है जनाब सलीम साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बेहतरीन तज्जिया इनका खास करके अफगानिस्तान के हवाले से। और मेरे आखिरी मेहमान लास्ट बट नॉट लीस्ट सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी, बहुत सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आला सूबा सरहद और जो कि उस वक्त सूबा सरहद था, अब पख्तून का है। खाए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत रेलिवेंट सारे हमारे मेहमान हैं और मेरी ऑडियंस भी बड़ी रेलिवेंट है क्योंकि इनमें बहुत से लोग जो है वो मोमेंट एजेंसी के हैं, कोई यहाँ पे फाटा का है, कोई यहाँ पे कुरम एजेंसी का है। सो उनसे भी हम बात करेंगे। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तज्जिया लेना चाहूँगी सलीम साफ़ी साहब आपसे, ये सारी बातें जो कल की हुई, आप इसको कितना, क्योंकि इससे पहले तो जो बातें हुई वो सारी, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। ख़ास करके इसकी पहली शिक जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि जिसमें लिखा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिकग्नाइज्ड दैट देयर हैज़ टू बी अ न्यू डायरेक्शन एंड पॉलिसी विद फोकस on peace and reconciliation. Give peace a chance must be guiding central principle henceforth. So क्या आप समझते हैं कि वाकई अमन को चांस दिया जाएगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि अमन चांस देने वगैरह से नहीं आता।
न ये इन लोगों के इख्तियार में है कि ये उनको चांस देंगे। ये जो आपके सामने बैठी हुई हैं, खुसूसन मोहम्मद एजेंसी और कुरम एजेंसी और फाटा के लोगों से पूछें कि अमन के लिए वो किस तरह तरस रहे हैं। इनको और इन जैसे दीगर पाकिस्तानियों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का 4-5 फ़ायदे हुए 4-5 फरीक़ों को, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक एक बयान भी कर देता हूँ जी। सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि उनकी जो तज़ादात और मफरूज़ात पे मबनी जो पॉलिसी है उसको एंडोर्स किया है तमाम पाकिस्तान की सियासी क़ियादत ने, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनको हुआ। दूसरा हुआ आसिफ अली जरदारी साहब को, क्योंकि एक तो ये कि 2-3 हफ्ते से जो मुल्क के असल मसाइल है, सैलाब है, डेंगी है, लोड शेडिंग है, बेरोज़गारी है, बदअमनी है, तो उससे मीडिया की और सियासतदानों की तवज्जो दूसरी तरफ आ गई। और कल भी वो बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस जारी था उस वक्त वो सानिया मिर्ज़ा और शुएब के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे ये ड्रामा देख रहे थे। वो क्यों नहीं आए वैसे इस कॉन्फ्रेंस में? ज़रूरत ही नहीं थी, उनका काम उधर से पूरा हो रहा था ना। तीसरा ये उनको फ़ायदा हुआ गिलानी साहब को कि इस एक्सरसाइज के ज़रिए उन्होंने अपनी हुकूमत को एक बार फिर दुनिया के सामने वो काबिल वक़्त बना दिया। और एक फ़ायदा मुझे हुआ बहुत बड़ा, और वो ये कि मेरी तो उर्दू वैसे भी कमज़ोर है एक पठान होने के नाते, तो एक मुहावरा था, निकला चूहा कूदा पहाड़। मुझे आज तक उसकी समझ नहीं, निकला चूहा वैसे ये उल्टा निकला चूहा कूदा पहाड़, तो मुझे उसकी समझ आ गई इस कॉन्फ्रेंस और इस ड्रामे के बाद। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। अच्छा सरदार साहब, आपकी जमात के सरबराह गए उस मीटिंग में, और अगर जरदारी साहब आते तो भी वो जाते, ये पहले बता दीजिए। और उसके बाद ये एक न्यू चांस, न्यू डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी, इसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया आसमा, आपने इब्तिदा की सलीम साफ़ी साहब की तज़किये से। पहला बात जो आपने पहला सवाल किया, सच्ची बात है कि आसिफ जरदारी साहब की प्रेजेंस इस कॉन्फ्रेंस में होना या ना होना वो तो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर है वो जवाबदेह है पूरी कौम के सामने। और ये बात हम सब जानते भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी बात को प्रेसिडेंट से पहुंचा देते हैं, उनसे बात लेते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, ठीक, तो वो एक बात होगी। दूसरी बात है कि जो आपका दूसरा सवाल है, देखिए ये 2008 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई थी, उसका मैं खुद भी मेंबर हूँ। और फिर अब हमने बड़ी डिलिब्रेशंस के बाद 2009 में अप्रैल में उसके रिकमेंडेशंस आए थे, 14 रिकमेंडेशंस जो दिया थे। उसमें बुनियादी तौर पर जो हालात से हम गुजर रहे हैं, हकीकत है कि हमने तजिया इसका उस वक्त से करना शुरू कर दिया था, ठीक। और बड़ी मुस्बत बात उस कमेटी में ये थी कि वो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें उसके अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर उसके अंदर भी मौजूद हैं, तो एक बड़ी बारीक बीनी से बड़ी तशवीश भी थी, लेकिन साथ साथ मेच्योरिटी और सेंसिबिलिटी के साथ उस पर तजिया किया गया। तो उसमें हम उस वक्त भी इस नतीजे पर पहुँचे थे कि पाकिस्तान की माजी की जो हुकूमत थी और फिर जो मौजूदा हुकूमत जो उसका तसलसल है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत की पॉलिसियों का, तो दरअसल ये उन्हीं पॉलिसियों को जारी रखे हुए जो जिनका तजादात का जिक्र आपने भी किया, सलीम साफ़ी साहब ने, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये तजादात हमारी पॉलिसी में रहे हैं और बदकिस्मती से ये अभी मज़ीद अरसा जारी रहेंगे। ठीक। तो उस वक्त हमने रियलाइज़ किया कि अब एक नई डायमेंशंस की ज़रूरत है और पाकिस्तान जो है वो इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अमेरिका के कहने पर अपनी पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ उनको। तो अब ये न्यू डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर इस पे अमल नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमें अंदर की खबर मिली है कि ये कहा है कि वॉर एंड टेरर के ऊपर अपना हाथ भी खींच सकते हैं। इज इट ट्रू? उस वक्त भी हमारी ये ख्याल था और आज भी हम ये समझते हैं कि हालात तो पहले से बदतर हुए हैं। अगर 2009 में हुकूमत उन सिफारिशात को मानना शुरू करती, उस पर अमल दरामद शुरू करती, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेविएट करते और एक खारजा पॉलिसी को रिविजिट करते, उसको असर नो तश्कील देते जो पाकिस्तान के अपने मुफादात में होती। ठीक, मैं ये सवाल आगे लेके बढ़ती हूँ। रज़ा हारून साहब, क्विकली मैं आपका रिस्पांस चाहूँगी, फिर मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछना है क्योंकि वो बड़े रेलेवेंट हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और एक तवील अरसे तक उन्होंने ख़ारजा की वजारत को संभाला है। अंदर की बात उनसे पूछनी है, लेकिन क्या वाकई पॉलिसीज़ जो हैं वो पार्लियामेंट के पास चांस आया था कि वो पॉलिसीज़ बनाते, ख़ास करके अमेरिका के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से,
और अगर उनके पास चांस था तो वो क्यों नहीं कर सके? क्या वो इंडिपेंडेंट थे इस सिलसिले में? आसमा, ये तो मैं, आप और हमारे तमाम जो लोग वहाँ बैठे हैं, हमारे जो हाजरीन हैं, वो सब जानते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं पार्लियामेंट में और क्या फ़ैसले कर सकते हैं। आपने ख़ुद पॉइंट नंबर 5 पढ़ा, और वो पॉइंट नंबर 5 जो था रेजोल्यूशन का, वो 22 अक्टूबर 2008 का है। 2008 के बाद क्या क्या होता रहा वो हम सब जानते हैं। तो लेकिन इसके बाद भी ज़रूरत इस बात की होती है आसमा कि 64 साल हमें आज़ाद हुए हो चुके, आज तक मैं कम से कम इस मामले में बड़ा कंफ्यूज हूँ कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है क्या, हमारा कौमी मफाद है क्या, क्या हमारी नेशनल पॉलिसी को गाइड करेगी किसी दूसरे मुल्क की एंटी स्टेट पॉलिसी, क्या हम अपनी मुल्क के अंदर लोगों को इत्तेहाद की तरफ और यकजहती की तरफ किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ ही बात करके ला सकते हैं? क्या हम ये नहीं कर सकते कि अपने नेशनल इंटरेस्ट पे अपनी आवाम को कायल करके एक जगह जमा करें? क्या हमारी पॉलिसियों में ये चीज़ नज़र आती है? क्या हमारा जो शो कल का था, मैं इसको पॉलिटिकली यकीनन मैं को अच्छा स्टेप था, मैं इसका खैर मकदम इसलिए करूँगा कि ऐसे उस वक्त में जब हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पॉलिटिकल भी हैं, एथनिक भी हैं, सेक्टेरियन भी हैं, रिलीजियस भी हैं, और यू नेम इट, इकोनॉमिकल हैं, सूबे टू सूबे हैं, प्रोविंस टू प्रोविंसेस हमारे डिस्प्यूट्स हैं, बलूचिस्तान का जो हाल है। ऐसे वक्त में हमारे घर को जो बाहर, हमारे घर से बाहर जो शख्स खड़ा है, वो अगर हमारी खिड़की से हमें अंदर देखता है तो हमारे घर के हर कमरे में उसको मसाइल नजर आते हैं, तो वो फिर बड़ा खुश होता होगा। हमें ऐसे वक्त में कम से कम यूनिटी का जरूर मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन यही वो बात है कि जो कि सिर्फ जो एक रेटरिक से हो गए, वो तो रज़ा साहब कर दिया। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पास जाऊंगी। नहीं, मेरी अर्ज सुन ले। हमारी पॉलिसी इस बात पे नहीं होनी चाहिए। एक तो ये जो हमारा बहुत ज़्यादा मसला है, देखिए अमेरिका या नेटो कंट्रीज या वेस्टर्न वर्ल्ड, वो जो पॉलिसीज बनाते हैं वो अपने सिटीजन के बेस्ट इंटरेस्ट में बनाते हैं, अपने कौम के बेहतरीन मफाद में बनाते हैं, वो उनका मसला है। हमें पाकिस्तान को अब इस बात को तय कर लेना चाहिए, जैसे कल की रेजोल्यूशन भी कहती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी इंटरनल पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज, ये सब हमारे कौम के बेहतरीन मफाद में होंगी, वही पैरामाउंट होगा, वही बेसिक होगा। और ये बेहतरीन मफाद शाह साहब कौन तय करता है? हमारा बेस्ट जो नेशनल इंटरेस्ट है ये क्या है? और बाय द वे हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो क्या है? आसमा, हमें अपनी कौम पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपनी आवाम पर एतमाद करना चाहिए। और हमने देखा है कि जब भी हमने आवाम की राय का एहतराम किया है, हमने सही फ़ैसले किए हैं। बदकिस्मती से जब भी हमने बंद कमरों में फ़ैसले किए हैं, हमने गलत फ़ैसले किए हैं। जब भी हमने इज्तमाई सोच को सामने रख कर आगे बढ़े हैं तो हम सही सिमत आगे बढ़े हैं। आज देखिए, आज हालात एक नई करवट ले रहे हैं और उसको समझने की ज़रूरत है। हमने पिछले एक दहाई से अमेरिका के साथ मुकम्मल ताउन किया और उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम ने बड़ी कीमत भी अदा की, जानी माली कीमत अदा की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस कीमत के बाद आज पाकिस्तान की जो सोच है, पाकिस्तान की जो काविश है, पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है, उस पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। आज हमारी नीयतों पर शक किया जा रहा है। आज हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जितनी कशीदगी आज दिखाई दे रही है, शायद माजी करीब में इतनी दिखाई नहीं दी। आप दूसरी चीज़ देखिए कि अफ़गानिस्तान से नया पैगाम क्या आना शुरू हुआ है। अफ़गानिस्तान से पिछले 3-3.5 सालों में हमने ताल्लुकात को बहुत बेहतर करने की कोशिश की है और वो सब एतराफ़ भी करते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए।